सो ये वाला जो हमारा सेशन है ये इसका नाम है DBMS। अप्रोक्सीमेटली अगर हम मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करें तो लगभग लगभग 20 मार्क्स का ये हमारा पेपर में आता है। ठीक है, दोनों चाहे IP का पेपर हो या CS का, दोनों में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और IP वाले पेपर में तो ये 20 से भी ज़्यादा मार्क्स का आएगा। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डेटाबेस की या डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स की। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है डेटा जो है आपका वो रॉ फॉर्म में आपके पास है। और डेटाबेस का क्या मतलब होता है? डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा जो होता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ हम लोग यहाँ पे अपना काम कराते हैं और उसी के हिसाब से ही हमारा यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा सारा का सारा काम होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब है हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कराते हैं और वो जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड लास्ट इज सर्च। डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या काम कराना है डेटाबेस में, उसके हिसाब से हम अपने टेबल्स को मैनेज करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना होता है कि हम डेटाबेस बनाते क्यों हैं। तो डेटाबेस बनाने का जो सबसे बड़ा हमारा रीज़न है वो है कि डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करना होता है। रिडंडेंट डेटा का मतलब होता है रिपीटेटिव डेटा, जिसकी वजह से हमारा सारा जो डेटाबेसेस हैं उनका साइज अननेसेसरी बड़ा होता रहता है। तो हमें वो प्रॉब्लम से ख़त्म करना है अपने आप को, वो प्रॉब्लम हटनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाते हैं। कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ प्रिवेसी भी बढ़ जाती है। तो एज आई सेड, नीड क्या है? एक तो स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर होता है, क्वेरी हो जाता है, सॉर्टिंग और मैनिपुलेशन कर सकते हो आप, डेटा की वैलिडेशन होती है और साथ में रिपोर्टिंग भी बढ़िया हो जाती है। ये सब काम हमें चाहिए, कभी भी हमें कोई भी अगर डेटा चाहिए तो हमें ये सारा काम कराना होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो रिडंडेंसी रिमूव होती है। डेटा जो है इनकंसिस्टेंट रहता था इधर उधर टेक्स्ट फॉर्मेट के डेटाज में, डेटाबेस में वो कंसिस्टेंट रहता है। इंटेग्रिटी डेटा की मेंटेन रहती है, सिक्योरिटी मेंटेन रहती है और ईज ऑफ यूज़ तो बढ़ता ही है क्योंकि आपका डिजिटल फॉर्मेट में डेटा होता है तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दिखाया जाता है। पहला, डेटाबेस बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है, बट अगर एक बारी बन गया तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी चाहिए होता है और क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो हमें इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए। ये उसके हम कह लें कि डेटाबेस बनाने के ये डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास, कि हम लोग बनाने के टाइम पे इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। टोटल 3-4 तरीके के मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि रिलेशनल, हिरार्किकल, ऑब्जेक्ट बेस्ड या फिर नेटवर्क बेस्ड। हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटा के बारे में बात करनी है, बाकी तीनों हमारे आउट ऑफ स्कोप ऑफ द कोर्स है। जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो रिलेशनल वर्ड हमारा जो रिलेशन से आया है। रिलेशन का मतलब होता है गाइस टेबल, और टेबल का मतलब है कि हम कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारे पास जो भी चीज़ होगी, जिस भी तरीके से हम उसे काम पे लेके आ रहे हैं, हमारा सारा का सारा जो डेटा होगा वो रिलेशंस में टेबुलर फॉर्मेट में होगा। अब टैबुलर है तो इसमें हमेशा रोज और कॉलम्स होंगे। रो को हम लोग टपल या ट्यूपल कुछ भी बोल सकते हैं और कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। किसी भी टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं ये बताती है उस टेबल की कार्डिनैलिटी, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये बताता है उस टेबल की डिग्री। ओके, इसके अलावा एक चीज होती है डोमेन ऑफ द टेबल या एट्रीब्यूट, जो हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डेटा आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करते हैं व्यू की। तो व्यू जो होता है वो एक बड़े टेबल में से अगर हमें कुछ स्पेसिफाइड कॉलम्स चाहिए टैबुलर फॉर्मेट में तो हम लोग उनको ले सकते हैं। व्यू की खास बात ये होती है कि व्यू इटसेल्फ जो है वो क्वेरी ले सकता है। इटसेल्फ कैन बी क्वेरीड, मीन्स हम इस पर भी टेबल की तरह ही क्वेरीज चला सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज हमारे पास होता है।
इसके अलावा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हम डेटाबेस में कभी भी किसी तरीके से किसी और टेबल को लिंक करना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं तो वो काम हमारा यहाँ पर इजीली हो जाता है। अब यहाँ पर हमें जब बात करी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कीज। कीज जो होती हैं वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, राइट। तो कॉलम्स हमारे या एट्रीब्यूट, इनको हम लोग कीज बनाते हैं, राइट। सो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी टेबल में ऐसा कॉलम हो जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके तो उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। मींस ये कैंडिडेट है टू बिकम अ प्राइमरी की, राइट। अब हमारे पास एक टेबल में बहुत सारी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। उन सारी कीज में से एक की हम लोग चूज करते हैं और उस की को बोला जाता है प्राइमरी की, जो एक्चुअली में यूज होगी हमारे लिए, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच रो। तो जब अभी हम लोग टेबल बनाना शुरू करेंगे और टेबल में कंस्ट्रेंट्स लगाने की बात करेंगे तब हमें ये चीज़ इजीली क्लियर हो जाएगी। बची हुई सारी कैंडिडेट कीज जो होती हैं प्राइमरी चूज करने के बाद ऑल्टरनेट कीज बन जाती हैं और वो बाद में कभी किसी और प्रोसेस में एज अ प्राइमरी की अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। फॉरेन की एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉरेन की क्या करती है कि एट टाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि हम लोगों को एक टेबल से दूसरे टेबल में लिंक करना होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक प्रोडक्ट टेबल है और एक सप्लायर टेबल है, इन दोनों टेबल में से यहाँ से मुझे प्रोडक्ट का नाम और यहाँ से मुझे सप्लायर का नाम चाहिए। तो मेरी क्वेरी है आई नीड टू फाइंड आउट द विच प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड बाय विच सप्लायर। तो अब दोनों टेबल्स को मुझे लिंक करना पड़ेगा। इन दोनों टेबल को लिंक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट अ वे जहाँ पर हम लोग फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन की क्या करेगी, कोई ऐसा कॉलम ढूंढेगी जो दोनों टेबल्स के अंदर हो। तो यहाँ पर वो हमारा सप्लायर आईडी कॉलम है जो दोनों टेबल्स में हमारे पास है और सप्लायर आईडी जो है वो एक सूटेबल कैंडिडेट बन गया है यहाँ पर फॉरेन की बनने के लिए। फॉरेन की एक खास बात भी होती है कि फॉरेन की एक टेबल के लिए फॉरेन की तरह एक्ट करेगी और दूसरे टेबल में वो प्राइमरी होती है। तो ये हमें याद रखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। तो जब हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है और एसक्यूएल को प्रोवाइड करने के अलग अलग टूल्स आते हैं जैसे माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल लाइट, मोंगोडीबी। ये बहुत सारे हमारे टूल्स हैं जो हमारे काम में आ जाते हैं एसक्यूएल को बनाने के लिए या उससे के साथ काम करने के लिए। एसक्यूएल मेजरली 3 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस जिसमें से हम लोग जो दो मेजर पोर्शंस हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक है हमारा डीडीएल, स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और एक है हमारा डीएमएल, स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम कॉलम्स की बात करते हैं। जब हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम रोज की बात करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज टेबल का आर्किटेक्चर मतलब टेबल के में किस टाइप का कौन कौन सा कॉलम होगा उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द कॉलम्स। और डेटा डेफिनेशन जो होता है के अलावा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, वो हमें इस टेबल के अंदर किस टाइप की रोज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है, राइट। इसके अलावा हमारे जो टेबल होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उनके अंदर डीडीएल में हमारा क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल इस तरीके के कमांड्स होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड हमारे डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट कमांड होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास इस तरह की चीज़ों पे हम लोग इजीली काम करा सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो है वो यहाँ पर होता है कि अगर कभी भी आपको
क्वेश्चन आता है इसमें, तो इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली 2 मार्क्स का आ जाता है, जिसमें आपसे ना डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ कमांड दे दिए जाएंगे इस तरीके से, और बोला जाएगा इनको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या मैनिपुलेशन लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, तो हमें यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप्स चाहिए होंगे अपने डेटा को डिफाइन करने के लिए। हमारे जो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहला डेटा होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, और नंबर्स की जब बात करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के नंबर्स आते हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट को हम यहाँ पे डेसिमल से भी लिख सकते हैं। इनमें खास बात क्या होती है कि इंटीजर बाय डिफॉल्ट 11 डिजिट का होता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं डिजिट्स को कम या ज़्यादा, ज़्यादा तो नहीं बट कम कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मैं साइज दे दूंगा 4, 5, 10 जितना भी, तो उतना हो जाएगा। फ्लोटिंग के केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम कभी भी कोई चीज़ में फ्लोट या डेसिमल लिखते हैं, तो अगर जैसे हमने लिखा है यहाँ पे डेसिमल के आगे कुछ भी लिख दिया, लेट्स से 6,3, इसका मतलब है कि आपके नंबर हो लेट से 159.256, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो वो ये 6 रिप्रेजेंट करता है, और डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट है, तो वो ये चीज रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप होता है वो होता है डेट टाइप का। क्योंकि ये एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं यूजुअली, तो उसमें डेट टाइम फॉर्मेट जो है वो ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में हमारा यूजुअली रहता है। अल्फाबेटिकल डेटा की बात करें तो 2 अल्फाबेटिकल डेटा है हमारे, एक कैर और एक वैर कैर। कैर और वैर कैर का डिफरेंस पूछना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक काफी कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में बेटर कौन सा है और क्यों। उसका रीजन ये है कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे इस तरीके से डिफाइंड होते हैं कि अगर हमारे जैसे नाम में हमने 20 कैरेक्टर्स लिए और किसी के नाम में सिर्फ 10 ही यूज हुए, तो बाकी 10 में ये स्पेस डाल देगा। नाउ स्पेस जो होता है वो एक वैलिड कैरेक्टर होता है, और वैलिड कैरेक्टर होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे डेटाबेस का साइज जो है वो अननेसेसरली स्पेस भर भर के ही बड़ा हो रहा है। तो उस चीज को हमें मैनेज करना पड़ता है, उस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। हमें उन सभी जगहों पे अवॉइड करना है इन चीजों को जहां पर कि हमारे पास ये चीज हो कि हमारी मेमोरी बच रही हो और हमने कैर यूज किया है। इसीलिए हम लोग उस कैर को वैर कैर से रिप्लेस करते हैं। वैर कैर में हमारे पास ये एडवांटेज आ जाती है कि जब कभी भी हम लोग वैर कैर यूज करेंगे तो हमारे पास ये होगा कि अगर आपको 20 की जगह पे 10 का ही यूज करना है मेमोरी, तो बाकी 10 जो है वो आपके लिए फिर वो दूसरे कामों में यूज कर लेगा, जहां पर आप लोग उस बचे हुए डेटा को या बचे हुए बिट्स ऑफ डेटा को किसी और काम के लिए या किसी और इनपुट के लिए यूज कर सकते हो। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द एसक्यूएल लैंग्वेज। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसक्यूएल के अंदर कमांड्स कैसे लिखे जाते हैं और किस तरीके से बात की जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का बेसिकली अगर हम बुकिश मीनिंग लगाएं तो वो होता है कंडीशंस। तो ये कंडीशंस ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारी टेबल को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, टेबल की वैलिडेशन के लिए बनाए जाते हैं। राइट, तो हम लोग अब कभी भी कोई भी टेबल बना रहे हैं, कोई भी रिलेशन बना रहे हैं, तो टेबल को बनाने पे हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो जैसा फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा होता है यूनिक। राइट, अब यूनिक अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट को करते हो, तो एज आई सेड ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट हमेशा एट्रीब्यूट पे ही लगेंगे। अगर आप किसी भी टाइम पे किसी कॉलम को यूनिक करते हो, उसका मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज ही आने जाएंगी और कोई वैल्यू नहीं आएंगी। सो ओनली यूनिक और डिफरेंट वैल्यूज कैन बी इंसर्टेड। बट यहाँ पर एक कैच है, यूनिक के लिए डिफरेंट वैल्यूज तक तो बात समझ में आती है, बट हम लोग क्या करते हैं, बट
this column can be left empty, मतलब हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब खाली छोड़ देंगे तो अगर हमने एक पर्टिकुलर कॉलम में ही कई रोज के लिए ये वाली वैल्यू खाली छोड़ दी तो यूनिकनेस का जो हमारा बेनिफिट था, जो कंस्ट्रेंट का हमें एडवांटेज था, वो उसका सफाइस ही नहीं हो पाया, वहां पर हमारे लिए फिर ये बेकार हो जाता है। तो इसीलिए कभी हम कोई कॉलम को खाली नहीं छोड़ना चाहते तो हम उसको नॉट नल लिखते हैं। तो not null means one cannot left out this column empty. But again इसमें भी प्रॉब्लम है, but it has no guarantee of uniqueness, मतलब सारी वैल्यू यूनिक होंगी इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो यूनिक की एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास वैल्यूज हमेशा अलग आएंगी बट हम उन्हें खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन नॉर्टनल में हम उसे खाली नहीं छोड़ सकते बट यूनिकनेस की कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से हुआ क्या, हमारा नुकसान हो गया। हमें एक में जो एडवांटेज था वो इसका ड्रॉबैक है, जो इसका ड्रॉबैक है वो इसका एडवांटेज है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। तो इन दोनों को मिला के हमारा एक कंस्ट्रेंट बनता है, दैट इज प्राइमरी की। नाउ प्राइमरी की जो होता है उसकी ये एडवांटेज होती है कि उसमें हर वैल्यू यूनिक भी होगी और आप उस कॉलम को खाली भी नहीं छोड़ सकते। उसका रीजन ये होता है क्योंकि प्राइमरी की ही ऐसा कॉलम है जो एक्चुअली में हम लोग टेबल बनाने के टाइम पे यूज करते हैं यूनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ईच रो के लिए। तो हर रो को अगर अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग समझना है, तो हमें प्राइमरी की के थ्रू ही ये काम करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग प्राइमरी की लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिक नॉर्टनल प्राइमरी की के बाद एक कंस्ट्रेंट आता है जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ये क्या होता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी कॉलम में डिफॉल्ट रख देते हैं तो अगर कोई बंदा या कोई पर्सन उसमें वैल्यू नहीं देगा तो यहाँ से वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू भर देगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे आप कभी भी कोई वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं और उसमें गेस्ट यूजर बनते हैं तो सिस्टम आपके नेम के लिए ऑटोमेटिकली गेस्ट वन, गेस्ट टू, यूजर वन, यूजर टू इस तरह की वैल्यूज को लिख देता है। तो वो एडवांटेज हमें मिलता है डिफॉल्ट से। तो अगर आपने किसी कॉलम को लेट्स से मार्क्स कॉलम करके उसमें डिफॉल्ट वैल्यू आपने 0 डाल दी, राइट? तो जैसे अगर आप इसको डालना चाहते हो तो आपने लिखा लेट्स से मार्क्स डेसिमल 5,2, right? And then you have the default value, right? So default value is default 0.0. It means if I'll not be giving any value and I'll write default, तो वहां पर default के केस में खाली की जगह पे, blank की जगह पे 0.0 अपने आप लिख के आ जाएगा। That is what basically default is. Next हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा check constraint। तो check constraint दो तरीके से होता है। एक हमारा होता है रिलेशनल चेक। रिलेशनल चेक मींस आपने जैसे कोई कॉलम लिया हुआ है लेट्स से एज, और आप वोटिंग आईडी का डेटाबेस बना रहे हो या वोटर आईडी का, तो आपकी जो एज है उस केस में एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, राइट? तो अब इस चीज का कंस्ट्रेंट हमें अपने टेबल में लगाना है कि कोई भी अगर वोटर कार्ड होल्डर है तो उसकी एज 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो हम इस चीज का चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। दूसरा चेक जो होता है वो होता है चेक इन, या हमें इन टैग का यूज करना पड़ता है। ये किस लिए होता है, तो जस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल आपसे कैटेगरी पूछते हैं, राइट? तो कैटेगरी में यूजुअली हमारे पास जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी इस तरह के कैटेगरीज हमारे पास आते हैं। तो आप चाहते हो कि जो वैल्यू हम फिल करें वो इन्हीं में से करें, राइट? तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, इन कंस्ट्रेंट लगाते हैं जहां पर हमें ये एडवांटेज मिलती है कि हम कोई भी काम जो करेंगे वो इन्हीं चार वैल्यूज में से ही लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और वैल्यू डालने की कोशिश करोगे तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फॉरेन की कंस्ट्रेंट।
लाइक आई सेड, हमने फॉरेन की अभी पढ़ा था। तो फॉरेन की का जो कंस्ट्रेंट होता है वो इसी तरीके से काम करता है कि जब कभी भी आप फॉरेन की डालोगे तो फॉरेन की में आपके पास सबसे बड़ी एडवांटेज जो आती है वो ये आती है कि आप कोई भी काम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको दो टेबल्स को लिंक करने का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप जब दो टेबल्स को लिंक करोगे कभी भी, या दो टेबल्स पे लिंक करके काम कराने की कोशिश करोगे, तो वहां पर आपको फॉरेन की का कंस्ट्रेंट इजीली हेल्पफुल होता है और आपको काफी ज्यादा मदद करता है। दीज आर द 6 मेन कंस्ट्रेंट्स जहां पर आप लोग इनका यूज करते हो, यूनिक, नॉट नल, प्राइमरी, डिफॉल्ट, चेक एंड फॉरेन की। सो वन बाय वन इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। जब इनके बारे में जब इनको अप्लाई करेंगे तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और कैसे कैसे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। अब हमारे पास आ जाता है गाइस सबसे पहले एसक्यूएल के कमांड्स, जिन पर बेस्ड हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, और हमारे पेपर में क्वेरीज वगैरह भी जो है वो इन्हीं पर बेस्ड आती है। अब एसक्यूएल कमांड्स में सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक डेटाबेस। राइट नाउ व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा फोल्डर है। इस डेटाबेस के अंदर बनाए जाते हैं टेबल्स या रिलेशन, जिस जो भी हम बोल लें। ठीक है, तो रिलेशंस या टेबल्स हमारे इस टेबल डेटाबेस में बनाए जाते हैं। उनको रिप्रेजेंट कर लो आप फाइल्स से। तो एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स होते हैं। राइट, तो वही जो हमारा लॉजिक है वो यहाँ पे यूज होता है कि जैसे एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होते हैं, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल रिलेशन या टेबल्स हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज से हम लोग होते हैं। तो सबसे पहला कमांड जो होता है वो होता है हमारा क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस कमांड जो है ये हमारा, यहाँ पर हम लोग अपना जो भी नाम देना चाहते हैं डेटाबेस का नेम, फाइन। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट डेटाबेस db1। राइट, तो हमारा जो एक, और एंटर प्रेस किया, तो अगर यहाँ पर लिख के आ जाएगा डेटाबेस क्रिएटेड तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि हमारा जो एक डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर जाना है, आई वांट टू गो इनसाइड दिस फोल्डर, तो आई विल राइट यूज db1। तो आपका ऑटोमेटिकली लिख के आएगा डेटाबेस चेंज्ड। फाइन, इज दैट क्लियर? राइट, तो लिख के आएगा डेटाबेस चेंज्ड। इससे पहले इफ यू वांट टू चेक कि कितने डेटाबेसेस और बने हुए हैं या कितना कुछ है हमारे डेटाबेसेस की कलेक्शन में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो शो डेटाबेसेस। द मोमेंट आप शो डेटाबेसेस करोगे आपके पास एक पूरी लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आ जाएगी कि आपके कंप्यूटर में या आपके एसक्यूएल के अंदर कितने डेटाबेसेस और बने हुए हैं। Once you are inside the database, now you will say show tables. Show table command जो होती है वो आपको बताएगी कि आपके डेटाबेस इस पर्टिकुलर फोल्डर में कितने फाइल्स हैं। तो वो आपको इस तरीके से अगेन एक लिस्ट देगी। तो शो कमांड चाहे वो डेटाबेसेस के लिए यूज हो चाहे टेबल्स के लिए हो, ये लिस्ट के फॉर्मेट में, एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको बताती है डेटाबेसेस के टाइम पे नंबर ऑफ डेटाबेसेस और टेबल्स के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ टेबल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आगे इसमें अब हम लोग देखते हैं। नाउ लेट्स से हम लोग अब टेबल देख चुके कि कितने हैं। नाउ आई वांट टू क्रिएट माय ओन टेबल। सो क्रिएटिंग अ टेबल, सो यहाँ से हम लोग अब एसक्यूएल के कमांड्स में आ जाते हैं। तो द कमांड फॉर दिस इज अ DDL कमांड दैट इज कॉल्ड क्रिएट टेबल। और क्रिएट टेबल में यहाँ पर आपका टेबल का नेम होता है, जो भी नेम आपने रखना है, एंड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम्स के नेम आके लास्ट में सेमी कोलन। वंस यू प्रेस एंटर और आपके पास एक सिंटैक्स आना चाहिए क्वेरी ओके। अगर इतना आ जाता है दैट मीन्स कि आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है और आप अब इस पर काम कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम लोग अब टेबल को क्रिएट करते हैं। तो लेट से मुझे एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट कराना है। तो आई विल राइट क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब किसी भी स्टूडेंट के पास काफ़ी सारी डेटा की वैल्यूज़ होती हैं, तो हम लोग वन बाय वन लिखते हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ पर लिया एडमिशन नंबर, और एडमिशन नंबर हमने इंटीजर टाइप का लिया। नाउ इफ आई वांट टू पुट द कंस्ट्रेंट ऑन दिस कॉलम,
नाउ इज द गुड टाइम जहाँ पर हम अपने कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंस्ट्रेंट अगर डालना भूल गए तो कभी बाद में नहीं डाल सकते। हम ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करके वो कंस्ट्रेंट्स बाद में दोबारा भी डाल सकते हैं। बट एडवांटेज ये है कि क्रिएशन के टाइम पे टल जाए तो हमें टेबल को बार बार देखना और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना नहीं पड़ता, और एक बेटर फ्लो में हम लोग इसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला लेट्स से रोल नंबर, right? This can be integer, right? Put roll number as not null because हर स्टूडेंट के पास रोल नंबर होगा। रोल नंबर सेम भी हो सकता है बिकॉज ऐसा हो कि क्लास अलग हो और सेक्शन अलग हो, तो सेम रोल नंबर भी हो सकता है, लेकिन यू एडमिशन नंबर हर बच्चे का हमेशा अलग होता है, इस वजह से प्राइमरी की उसे लिया। देन हमने एक नेम लिया, इसमें हमने यहाँ पर varchar का यूज किया, varchar 50, और अगेन इसको भी हमने नॉट नल ले लिया, राइट। फिर हमने उस स्टूडेंट के लेट से मार्क्स लिए, मार्क्स में हमने डेसिमल ले लिया और यहाँ पे लिखा 5,2, और हमारा जो डिफ़ॉल्ट है हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर कंस्ट्रेंट यूज़ किया 0 के साथ। इसके अलावा हम लोग एक दो कमांड और ले लेते हैं, लेट से ग्रेड से char2 एंड वी हैव द क्लास that can be integer. Now अगर ये कॉलम हमारा लास्ट कॉलम है तो हम इसके आगे कॉमा नहीं डालते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कोलन डाल के एंटर को प्रेस करते हैं, राइट। लास्ट कॉलम के एंड में कॉमा नहीं आता है कभी भी, याद रखना है हमें इस चीज को कि लास्ट कॉलम के एंड में कभी भी कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने इसको एंटर किया, द मोमेंट वी एंटर्ड हमारा क्वेरी ओके अगर एग्जीक्यूट होके प्रिंट हो जाता है, दैट मीन्स हमारा टेबल जो है ये वाला ये क्रिएट हो चुका है। नाउ अगर मैं दोबारा से शो टेबल्स लिखूंगा तो आपका 100% उस फोल्डर के अंदर एक स्टूडेंट नाम का टेबल भी इस तरीके से डिस्प्ले होगा ही होगा। वो अगर क्वेरी ओके आ गया है तो नाम ऑफ जो है टेबल का वो डिस्प्ले होगा, राइट। अब इस समय पे अगर आप ये भूल जाते हैं कि आपने किस कॉलम को क्या प्रॉपर्टीज दी थी, किस तरीके की प्रॉपर्टी दी थी, हमें इसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, जिसको बोला क्या जाता है डिस्क्राइब, राइट। सो डिस्क्राइब कमांड हमारी होती है जो हमारे टेबल को डिस्क्राइब करती है। तो अगर मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब स्टूडेंट और सेमीकोलन एंटर, तो ये मुझे एक टैबुलर फॉर्मेट में सारा का सारा डेटा और उस सारे डेटा की अलग अलग कॉलम्स की प्रॉपर्टीज कि हमने किस पे क्या कंस्ट्रेंट लगाया है, किस तरीके का कंस्ट्रेंट है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को रेफर करके और पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करके दे देते हैं। डिस्क्राइब को हम लोग DESC से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी हमें सेम ही आंसर देंगे। तो इफ आई राइट डिस्क्राइब स्टूडेंट या आई राइट दिस DESC स्टूडेंट, दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कमांड है वो कौन सा कमांड है, वो हमारा कमांड है इसके बाद क्रिएशन के बाद डिस्क्राइब के बाद कि अब हमें इसके अंदर डेटा डाला जाए। तो अगर हमें कभी भी डेटा इंसर्ट करना है तो आपका डेटा इंसर्ट करने के लिए रोज डाल रहे हो आप, रो का डालने का मतलब है कि आप अब एक DML कमांड का यूज करोगे। इससे पहले जो भी कमांड आपने यूज किया वो हमारे DDL कमांड थे, टेबल का बनाना, डेटाबेस का बनाना, वो सारी चीजें आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं, कॉलम्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने क्रिएट टेबल में लिखे थे ये सारे के सारे हमारे टेबल में कॉलम होने वाले हैं। तो ये सारे हमारे DDL कमांड के साथ आए थे, और अब मुझे उस कॉलम के अंदर वैल्यू ऑफ रो डालनी है तो हमारे पास DML कमांड आएगा, और इंफॉर्मेशन डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट कमांड। सो वी विल राइट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, लेट्स से हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट, राइट, और लिखते हैं हम वैल्यूज। अब
वैल्यूज अगर आपको ऑर्डर याद है कि पहला कॉलम कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, तो आप उसी ऑर्डर में सारी वैल्यूज को कॉमा कॉमा करके डाल के और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं भूल गए हो कि मेरा किस ऑर्डर में कॉलम्स थे, पहले नेम था या पहले एडमिशन नंबर था, तो आप कॉलम का नाम लिख के और इक्वल टू के साथ भी वैल्यू दे सकते हो। उस केस में अगर आपकी वैल्यू आगे पीछे भी होती है तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट ही आएगा। तो एट टाइम्स पेपर में इस तरीके की क्वेरी पूछ ली जाती है, जहां पर आपको बोला जाएगा राइट अ कमांड टू इंसर्ट this particular row into the table having values this। तो वो values आपको क्वेश्चन पेपर में दी होती हैं, आपको बस insert into टेबल का नाम values और एक एक करके वैल्यू देनी है। तो हमारे में पहले एडमिशन नंबर था, फिर रोल नंबर था, राइट, उसके बाद हमारे पास नेम था, और इसके बाद हमारे पास था उसके मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास था उसका जो इंफॉर्मेशन पार्ट थी वो थी आपकी ग्रेड। सो ग्रेड लेट्स से बी प्लस एंड देन क्लास लेट्स से 12th। इसमें सेमीकोलन के बाद इफ आई प्रेस एंटर एंड अगेन हमारे पास क्या लिख के आना चाहिए, क्वेरी ओके। अगर क्वेरी ओके आ जाती है दैट मीन्स वन रो हैज बीन इंसर्टेड इनटू योर टेबल, right? So like I said, there are two ways to insert into the table. The one way is that you write all the columns in the proper order of which they have been declared. Otherwise you name each of the column one by one and then you put on the values of each column. You will have your answer correctly operated and executed, right? So this is how you can insert multiple rows into a table. Let's say we have entered 15 20 rows, then very easily one can actually look into it and see that how the data is being inserted with the insert command. Now it's time that we want to actually see that what data has been inserted, and now I want to query the data, right? So now comes the most important thing, that is the querying the data. And when you are actually querying the data, you will be actually working upon the values with the select command, right? So you will start with select. So the most important command is select star from table name, let's say student. When I write star, it means all rows, all columns. So it means all rows and all columns. So the whole table without leaving anything back will be printed onto your screen, and everything, every detail, whether it is empty or not, whether it is repetitive or not, every detail of the table will be printed in a tabular format on your screens. So star means all the columns will be printed along with all the rows. Now if I want some selected rows to be printed, selected columns to be printed, so let's say I want only the admission number along with the name of the student, right? So I will just write admission number and name from student, and the answer that I'll be getting for this is are just the two columns where I have my data. Otherwise in this there would have been six columns of admission number, roll number, name, marks, class and grade, like this. But now we just have the admission number and the name of the person, right, based upon these two columns. I hope this far is clear to everybody. Now when you have actually done this much, now there is a time when you have to actually do a lot of calculation on the table. So for example, for a particular value you want to search. So let's say for all the people who have scored 50 or more marks, for all the people whose name starts with capital A, for all the students whose admission number is less than 50, for all the people who are in class 12th. So everything is case oriented and a specific condition oriented. So whenever we are actually writing a query or whenever we are working with the queries of a database, we have to look into this, that for which column what type of constraints and what type of queries can be generated. So for example, let me give you a query, right? So there is a huge table of student, right? And I want to find out for all the students who are in class 12th. Okay, so I will write select star from table. So let's say table name is student. So select star from student
Now where comes the where clause? So this is the highlight of this query, that is the where clause that we have. So this where clause is where your class is equal to 12, and that's it. So you will have list of all the students and details of all the columns for only those students who belong to class 12th, right? Similarly, if I want to find out on the basis of, let's say, any name, or on the basis of, let's say, any other kind of value which can be a boolean value like true false or anything, so all the type of constraints can be applied in the very same manner without hesitation and without any trouble that what to be written for this. So let's say select star from student, right? And I want, let's say, uh, marks of the person whose name is XYZ. So where name equal to, in the bracket you will be saying XYZ. Otherwise, that will be not working as desired, right? So this is a simple relational criteria to put on the table, right? Then after this, what we have the most important value, that is null and not null, right? So at times you might be having a column where you might have many null values as well, or you just want that I want my data where all the values are not null. So in that case you use a clause called is. So it will be is null or is not null. So for example, if I write select star from student where marks is null. So all the columns, or sorry, all the rows rather, having marks value as null will be printed, and all the details of that will be printed onto the screen. So you will have only those particular rows where the marks column is having no value attached to it, right? So that is how is null and is not null works. Similarly, one, this can also be written with the not sign can be represented with this exclamation mark as well. Okay, so this is what it is. Now if I want to sort my data, when I say sorting, sorting means that I want to arrange my data on the basis of, let's say, marks, or maybe salary, or maybe class, or maybe admission number. So whatever I can take into account, I want to do the sorting of that thing. So sorting can be done using a very important clause called by order by clause. Now order by can be ascending, right, and can be used as descending as well. So how we can work with this order by? So you just type in your query and the constraint, and in the end just type an order by that particular column. So for example, if I write select star from student where marks greater than 75, order by marks. Now what will happen is that you will have your data like this, but the change in the format of the data will be that all the columns will be arranged in ascending order of their marks. So छोटे से बड़े की तरफ marks के basis पे हमारा पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, right? On the other hand, अगर मैं यहाँ पे order by DESC लिख लेता, तो ये DESC जो है ये शॉर्टकट होता है डिसेंडिंग का, तो आपके मार्क्स जो है वो लार्जर टू स्मॉलर होके प्रिंट होने लगते। तो अब पहले क्या था हमारे पास? पहले हमारे पास था बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू क्या होती है? बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज असेंडिंग। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय वर्क्स इन असेंडिंग मैनर, राइट? बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा यहाँ पे
वो है, वो डिसेंडिंग में हमें काम कराना है, तो हमें उसके लिए यहाँ पर ऐसे DESC जो है वो लिखना पड़ेगा. दैट इज द ओनली रूल दैट वी हैव हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको डेट कंपेयर करनी है या कुछ भी कंपेयर करना है, तो डेट वगैरह को यूजुअली डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के साथ ही कंपेयर करिए, सो दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड मैप्ड करेक्टली with the search query that you have given. Okay, then comes the logical operators. So logical operator की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तीन तरह का logical operator आता है. One is and, other is or, and last is not. And means if you have more than one constraint and you want that your query should follow both of them, right? So for example, if I write select maybe a few columns I can write. So select star from student where marks greater than 75 and marks less than 90. So you will have list of all the students who lie within the range of 75 and 90. So from 75.1 till 89.9, all the values will be appearing in the particular tabular format, right? I can even increase the range by putting equal to in both sides. In that case, this will be 90 till 75, right? So it will be for all these values. But there is one another clause as well, that is called between clause. Now between clause is working specifically for these kind of cases where you have to do this thing. So this between clause will do, it will be typing as select star from student, right? And once that is written, it will write where marks between, that's it, marks between 75 and 90. Okay, so you will have your answer as it is, which is for this. So both these queries will give you the same answer. The between clause also takes into account the absolute range value. That means if I write between 75 and 90, so both 75 and 90 are inclusive of this range. Okay, so that is what basically this thing is all about. Now once you are done with this, there is also check constraint, like I said. So check constraint can also be applied with the help of in clause, like in clause, that check in constraint I told you. So that can also be checked with this thing. Then you have another very important clause that is called distinct clause. Now distinct clause is something which is to be discussed, like let's say for example, if I say that my student database has multiple students in entries in it, but not all the entries are of same class. There might be student of class 2, might be of class 7, might be of class 12th. So I have multiple students of various classes. I just want to know that how many different type of classes are there, right? So I will be writing select distinct and then class from student. Now what this will do for me is that it will remove all the noise from the data and will give you only the details of different classes. Like I have students from 7 classes. So let's say I have student from second, third, sixth, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. So I have the students of 7 classes with me. So the answer to this particular query will be this only. So that is what basically distinct clauses, that if I want to have different just the single value for all the similar values, I will use distinct clause, right? Once the distinct clause is over, it's time for another very important concept called the wildcard queries. Now wildcard queries is something
that you really have to look out for, because wildcard queries can be very very handy and can be very very important when it comes to map your data and find out the value of everything, right? So basically what we have to do, we have to actually start with that once we are actually doing with wildcard queries, there are two types of values or wildcard query. One wildcard query starts with the percentage sign and the other wildcard query is with the underscore sign, right? So underscore and wildcard and the percentage wildcard are used in different scenarios. So for example, if the length of the string is known to you, you always try to use the underscore. The reason being, one underscore means one character, okay? But on the other hand, percentage means any number of characters. So any number of characters can be there. Now, how to map all these things, how to manage all these things? So let's try to find out that how we can do this. The best way to do this is you write a query, and because you are doing a wildcard query, you will be using another clause called like clause, because you are not sure of wildcard query. बेटा हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें कंफर्म नहीं होता कि हम लोग क्या सर्च करने वाले हैं। हमें सिर्फ छोटा सा आइडिया होता है कि मुझे नाम किसी का लेना है, बट मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, सिर्फ इतना याद आ रहा है कि उसका नाम जो था वो ए से शुरू होता था, या एक्स पे शुरू होता था, या आई पे खत्म होता था, या टी पे खत्म होता था। इस काइंड की क्वेरी जो होती है वो हमारी सारी वाइल्ड कार्ड क्वेरी में आती है, और वो भी परसेंटेज साइन में, क्योंकि ए से शुरू होने वाले कई नाम हैं। अब ए से शुरू होने वाला नाम अर्जुन भी है जिसमें 5 अल्फाबेट है, और अभिषेक भी है जिसके अंदर हमारे पास 8 अल्फाबेट्स हैं। तो आपकी परसेंटेज साइन इन दोनों के लिए वैलिड है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका नाम ऐसा हो कि आपको याद है कि वो नाम ए से शुरू होता था और उसमें टोटल 4 ही अल्फाबेट थे, तो यू विल बी राइटिंग ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सो इसमें सिर्फ अमित, अरुण, अजय, अनुज, इस तरह के जो नाम होते हैं, सिर्फ ऐसे, लिस्ट काफी लंबी है बट इसी तरीके के नाम आएंगे, क्योंकि जो टोटल लेंथ आपको बोली गई है वो आपको पहले से बता दी कि यू डोंट हैव मोर देन 4 अल्फाबेट्स एंड द फर्स्ट अल्फाबेट वाज ए। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेरी एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको वो सारे के सारे स्टूडेंट बताने हैं जिनका नाम जो है वो एस से शुरू होता है। सो आप क्या लिखेंगे? Select star from student where, now this is important, where name not equal to, आप equal to नहीं डालोगे क्योंकि equal to में तो आप मैच करते हो कि ये इसके बराबर है कि नहीं। आप यहाँ पे मैच कर ही नहीं सकते क्योंकि आप तो गेस कर रहे हो, यू आर नॉट श्योर ऑफ द अमाउंट ऑफ अल्फाबेट्स। तो आप यहाँ लिखोगे नेम लाइक, और यहाँ पे आप लिखोगे परसेंटेज, पहले एस और परसेंटेज। तो जितने भी नाम हैं जो एस से शुरू होते हैं, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, राइट, और उनकी कितनी भी लेंथ हो, राइट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज परसेंटेज लगाने से हम लोगों ने लेंथ की वैल्यू को या लेंथ के कंस्ट्रेंट को खत्म ही कर दिया। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से आंसर जो है वो आ जाएगा। सो आई होप वाइल्ड कार्ड क्वेरी आप लोगों को समझ में आ गई है। नाउ हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है यहाँ पे, जो कि हमारे पास होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, राइट, एग्रीगेट फंक्शंस। नाउ एग्रीगेशन का मतलब होता है कि आप लोग अपने डेटा को कंबाइन करके कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके आओगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो किसी कॉलम की मिनिमम वैल्यू या किसी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, या फिर सम ले लें, या फिर हम उस पूरे टेबल में कितने वैल्यूज हैं उसका काउंट ले लें, तो ये सारे के सारे हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। और एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं हमारे हमेशा काम करते हैं किसी पर्टिकुलर एक कॉलम पे, और उसके सारे वैल्यूज को एग्रीगेट करके हमें आंसर देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कैच है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट बात है, ऑल दीज फंक्शंस
इग्नोर null values of the कॉलम। तो अगर उस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज भी डली हुई हैं तो ये सारे फंक्शन उनको इग्नोर कर देंगे। तो अगर आपसे काउंट पूछा जाए और आपको बोला जाए कि काउंट प्राइस करिए किसी पर्टिकुलर कॉल टेबल के लिए, आइटम टेबल है हमारा, बट प्राइस में 10 आइटम टेबल में 10 आइटम थी जिसमें से 6 का प्राइस गिवन है और 4 का नहीं है। तो इस केस में आपका जो काउंट प्राइस अगर आप करोगे तो वो 6 ही आएगा, बिकॉज 4 का है ही नहीं, तो वो इसको इग्नोर कर देगा, राइट। और वो सारों वैल्यूज में, चाहे वो मिनिमम है मैक्सिमम है, सब में जो है वो वैल्यू इग्नोर होगी ही होगी, राइट। तो यहीं पे हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस के साथ एक और इम्पॉर्टेंट कमांड आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बाय कमांड। नाउ ग्रुपिंग क्या करती है कि जब हम एग्रीगेशन यूज करते हैं तो ग्रुप बाय कमांड आता है। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्टिंक्ट पढ़ा था। डिस्टिंक्ट हमें ये बताता था कि उस पर्टिकुलर टेबल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कौन सी हैं। दैट वाज ऑल अबाउट डिस्टिंक्ट। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक पर्टिकुलर टेबल में एक पर्टिकुलर टाइप की कितनी कितनी वैल्यूज हैं, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच टाइप। तो वो हम क्या करेंगे, वो हम डिस्टिंक्ट के बजाय ग्रुप बाय से करेंगे। ग्रुप बाय क्या करता है, जो भी वैल्यूज सेम होती हैं, जो सिमिलर होती हैं, उन सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके आपको एक साथ आंसर दे देता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप बाय की, तो आप सीधा ऐसे लिखते हो, सिलेक्ट लेट्स से काउंट स्टार कॉमा क्लास फ्रॉम student group by student, no, group by we will write class, because हम class के basis पे grouping करना चाहते हैं। So this particular column or query will give me answer like this. So अगर मेरा टेबल में 50 बच्चे हैं, right, and I want count कि भाई कितने कितने आ रहे हैं, तो this is count and class। तो मेरे पास सेकंड के लेट्स से 8 बच्चे हैं, थर्ड के मेरे पास 8 बच्चे हैं, then we have student from 5 6 7 like this। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 12 एंड यहाँ पे हमने लिख दिया 6। तो किस क्लास के हमारे पास कितने कितने बच्चे आ रहे हैं और किस क्लास में हमारे पास किस तरीके का डेटा है, उस हिसाब से हमारे जो है वो आंसर्स जो है वो सारे के सारे आ जाते हैं। दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज, कि हमें कभी भी सिमिलर वैल्यूज को एक साथ करके एक ग्रुप में डालना है, तो हम लोग ग्रुप बाय का यूज करेंगे। अर्लियर डिस्टिंक्ट क्या कर रहा था, क्वेश्चन ही अलग टाइप का होता है कि आप बताइए कि अलग अलग कितने टाइप की वैल्यूज हैं, तो वहां पे डिस्टिंक्ट होता है। और अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में चेक करना है, आपके पास क्वेश्चन में ईच या वाइज लिखा होगा, क्लास वाइज या फॉर ईच क्लास, इस तरह का कमांड अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा हो, तो आपको आंख बंद करके ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना है और अपना आंसर निकाल देना है, राइट। ये हमारा ग्रुप बाय क्लॉज होता है। यहाँ पर एक और कॉलम का भी आती है नाम, जिसे हम बोलते हैं रीनेमिंग ऑफ फील्ड या रीनेमिंग फील्ड एंड टेबल। तो हमारे पास रीनेमिंग के लिए लोकल रीनेमिंग जो है वो हमारी अलाइजिंग या एज से भी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेबल में 3 सब्जेक्ट के मार्क्स थे, मार्क्स 1, marks 2 and marks 3, so what I can do, I can write select say roll number comma marks 1 plus marks 2 plus marks 3 as total from student। so for example अगर ऐसा हमारा कमांड हो तो हमारा जो आंसर है वो इस टाइप का आएगा कि दो ही कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम होगा रोल नंबर का और दूसरा कॉलम होगा टोटल का। तो आपके पास हर रोल नंबर के अगेंस्ट ऐसे टोटल आता रहेगा। दैट इज व्हाट बेसिकली आपका एज कमांड या अलाइजिंग जो है वो करती है। तो एक सम कराने के लिए हमने रीनेमिंग ऑफ दैट थिंग कर ली, तो हमारे पास वो चीज आ गई, राइट। इसके बाद एक चीज और होती है जो हमारी ग्रुप बाय से ही रिलेटेड है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ग्रुप बाय के साथ कोई कंस्ट्रेंट भी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वो सारी क्लासेस बताइए जहां पर 12 या उससे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं,
सिर्फ क्लास का नंबर बताना है जहाँ पर 12 या उससे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको यही क्वेरी के अंदर अब एक कंस्ट्रेंट और लगाना है कि उसका काउंट स्टार जो है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, 12 या उससे ज़्यादा। अब यहाँ पर जो कैच है वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हमें कोई चीज़ के ऊपर सर्च लगानी होती थी हम यूज़ करते थे वेयर क्लॉज। अब वेयर क्लॉज जो है वो ग्रुप बाय के साथ काम नहीं करता। तो व्हेन यू ट्राई टू यूज विद ग्रुप बाय इट वोंट वर्क। तो इसके लिए हमें एक नया क्लॉज पढ़ना पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हैविंग क्लॉज। तो जब हम लिखते हैं यहीं पे ग्रुप बाय क्लास के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, यहाँ पर हम लोग इसी में ऐड कर दें हैविंग काउंट स्टार greater than equal to, or I can write normally greater than equal to, greater than equal to 12. Now this particular type of query or this particular type of operation will give you only these two classes, right? So I'll just highlight them for you guys. So only these values will be printed, the others will be negated. So these values, one which are being highlighted with pinkish reddish color, they won't be appearing into the screen or the solution that we have to propose. Okay, so that is all about having clause. So a very important question, difference between where and having. So where clause is basically for the entire table, having is for the group by clause only. It checks each row individually, where clause, where having always work on the aggregated column values. Okay, so that is what basically it is all about, right? So now we have arrived to the last type of query that we have to think of, that is related to the other DML and DDL commands where we have to change the values of any particular rows or columns. So whenever we want to do something like this, then what we have to do, we have to use three types of commands. So if we want to update any information of a row, then we use DML update command, right? So we will write update student, right? Set, let's say I want to update the marks of the student of admission number 32. So set marks is equal to marks plus 2, where, now this is important because uh, we can it is always encouraged that you should always use the primary key, because update, if you do some updation, then there is no going back. So अगर कभी गलत तरीके का अपडेट चल गया या गलत वैल्यू पे अपडेट चल गया, तो that would be creating a lot of trouble for you, right? So update student, set marks equal to marks plus 2, where your admission number is equal to 32. तो ये आपका 32 एडमिशन नंबर वाले के मार्क्स जो है वो पिछले मार्क्स से 2 मार्क्स ऐड करके बढ़ा देगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर कोई कॉलम डिलीट करना है या रो कॉलम को अपडेट करना है, तो मेरे पास ऑल्टर टेबल कमांड आती है। सो आई विल राइट ऑल्टर टेबल। सो लेट्स से अगर मुझे किसी टेबल पे मैं कंस्ट्रेंट लगाना भूल गया या मुझे अब कंस्ट्रेंट लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ऑल्टर टेबल। तो लेट्स से अगर मैं प्राइमरी की बनाना भूल गया क्रिएशन के टाइम पे एंड आई वांट टू ऐड अ प्राइमरी की नाउ, तो आई विल राइट ऑल्टर टेबल and name of the table, let's say student. Then I say add constraint, and what is the constraint that I have to add? That is primary key. So I will write primary key and I want to add this on the admission number. So this is the way to be written that I want to write it for the admission number, and this will be helping me to add primary key to my table. ओके अब यहाँ पे अगर आपको ये वाला जो चीज थी, दिस वाज फॉर द अपडेट। नाउ अगर मुझे यहाँ पर कुछ डिलीट करना है, राइट? सो नाउ फॉर डिलीट, तो हमें डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डीएमएल में लाइक आई सेड हमारे पास डिलीट कमांड होता है। तो आप लिखते हो डिलीट फ्रॉम टेबल, whatever table name you have. So let's say I have student, delete from student, where you can say
roll number is equal to 21. So roll number 21 row will be deleted. Okay. If I write delete from student and I press enter, now this is a very deadly command because this will remove all the data from your table. Everything will be removed, but table का जो खाली structure है, the skeleton of the table, that will remain as it is. Rest everything will be removed from the table. Similarly, DADL में अगर हमें कोई column को delete करना है, तो हमारे पास drop table command होती है. So you write drop table and कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को आपको डिलीट करना है तो आप उसे कर सकते हो. वो होगा किससे? होगा वो ऑल्टर टेबल से ही. सो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, राइट, ड्रॉप, एंड वहां पे हम लोग ड्रॉप का कमांड का यूज करके कोई भी कॉलम जो है उसको हटा सकते हैं. तो ड्रॉप, और यहाँ पे जो भी कॉलम हमें हटाना है उस कॉलम का नाम दे दीजिए. अगर पूरा का पूरा टेबल ही हटाना है तो आप लिखते हो ड्रॉप टेबल, एंड यहाँ पे हमारा जो भी टेबल का नाम है वो हम दे देते हैं और हमारा ये काम हो जाता है. सो दिस वे हमने एसक्यूएल के सारे कमांड्स पढ़ लिए. जो भी कमांड्स हमारे रह गए थे सारे के सारे पढ़ लिए. हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जो कि है हमारा जॉइंस, राइट. और इसके बाद हमारे काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह गई है, राइट, क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि ये दोनों चीजें हम लोग आने वाले सेशन में करेंगे, जिसमें हम लोग जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सारी की सारी चीजें जो है क्वेरीज किस तरीके की होती है, क्या चीजें होती है, वो सब चीजें बहुत ही डिटेल्ड में क्लियर हो जाएगी. ठीक है. आई विल बी शेयरिंग द नोटबुक एंड दिस पर्टिकुलर जो हमारा नोट्स हैं वो मैं सारे आपके साथ शेयर कर दूंगा. सो टिल देन यू कैन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन.